गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। किदवई कॉलेज से मैं शाहीन बानो। आज मैं आपको क्लास 9 की सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी हिस्ट्री और सिविक्स। आप क्लास 8 से 9th में आ गए बच्चों। पहले भी जब मैं आपको पढ़ाती थी 8th में, तो मैंने आपको बताया था कि क्लास 8 से 9th में सिलेबस काफ़ी फ़र्क है। अब आपको जो बुक चल रही है NCERT की, और आज हम आपको सिविक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ाएंगे। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोक, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस तरह डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। डेमोक्रेसी या कहेंगे हम इसे लोकतंत्र या प्रजातंत्र, जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। पिछले 100 वर्षों से पूरी दुनिया में लोकतंत्र ज़्यादा से ज़्यादा देशों में फैलता जा रहा है, और दुनिया के जितने भी स्वतंत्र देश में आधे से ज़्यादा में आज लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के आप जैसा कि देख रहे हैं, आपको हम लोकतंत्र के अर्थ के बारे में हम बता रहे हैं कि लोकतंत्र का अर्थ है क्या है। डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेशिया से बना है, और इसका अर्थ है लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दिया था लोकतंत्र के बारे में। लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या फ़र्क है, ये आपको हम पहले क्लास 8th में भी बता चुके हैं बच्चों। तो ये हमारा नागरिक शास्त्र जो है, ये पूरा स्टार्ट होता है आपको लोकतंत्र से, यानी हमारा भारतवर्ष भी एक लोकतंत्रात्मक देश है। भारतवर्ष हमारा किस तरह का देश है? लोकतंत्रात्मक। और लोकतंत्रात्मक शासन में जनता द्वारा चुने हुए लोग शासन करते हैं। तो इसके बारे में हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब एक एक चीज़ पे विचार करेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है और लोकतंत्र की परिभाषा। इस तरह एक सरल परिभाषा से हम शुरुआत करते हैं कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। संयुक्त रूप से या सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासन का चुनाव लोग करते हैं। तो इसको अलग अलग स्पष्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पे शासन करें, और लोकतंत्र की सारी बुराइयों को लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। तो ये इस तरह से यह जो है परिभाषा है, इसके बारे में हमने देखा। और अब हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बच्चों हम बहुत ही विस्तार रूप से पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4 विशेषताएं इसकी हैं। हम अलग अलग सारी विशेषताओं को स्पष्ट रूप से देखेंगे। तो हम जिस तरह से हमने आपको बताया कि लोकतंत्र की जो हम शुरुआत करते हैं एक सरल परिभाषा के साथ करते हैं कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें जनता शासन का चुनाव करती है। लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या ये परिभाषा सही है, और क्या इसके विपक्ष में क्या और सवाल उठ सकते हैं कि नहीं उठ सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। कौन से लोग शासकों का चुनाव करते हैं या खुद शासक चुनते हैं? क्या इसमें हर नागरिक को बराबर की हैसियत मिलती है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने नागरिकों को अधिक वंचित कर सकती है? सरकार की किस रूप को हम लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या लोकतंत्र में अपनी मर्जी से हम सब कुछ कर सकते हैं? क्या लोकतंत्र की सरकार को कुछ लक्ष्मण रेखाओं में रहना पड़ता है, उसमें बंद के काम करना पड़ता है? क्या लोकतंत्र शासन व्यवस्था में नागरिकों को कुछ अधिकारों का आदर मिलना चाहिए? तो इस तरह से ये जो सारे सवाल होते हैं इसके बारे में हम
अलग अलग स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे और हम बहुत सारे देशों के बारे में उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे कि लोकतंत्र जो विश्व में इतना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो उसके लिए उसके बारे में ये बताएंगे कि लोकतंत्र का सही तरह से उपयोग कैसे हो सकता है, या जो भी हमारे कुछ ऐसे ख़ास देश में जो नेताओं ने जो भी किया, क्या उन्होंने लोकतंत्र का सही उपयोग किया कि नहीं किया। इसमें चलिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में ही रहता था, जिसमें हम पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए आपको बताएंगे एक घटना ऐसी कि पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 99 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। गौर से सुनिएगा और पढ़िएगा बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देके, क्योंकि अब काफ़ी 8th के सिलेबस से मैं पहले भी कह चुकी हूँ काफ़ी फ़र्क है और आपको अलग अलग हर पैरे से भी क्वेश्चन आएगा। मैं आपको हर पैराग्राफ से भी क्वेश्चन दूंगी और जब ये पढ़ाई जो भी आज का जितना टॉपिक है हमारी वो एंड होगी तो आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 99 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक यानी जनता द्वारा चुने हुए, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटा दिया, उखाड़ फेंका और ख़ुद को देश का मुख्य कार्यकारी बना लिया। उन्होंने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के उन्होंने अपने काल को 5 साल का बना दिया। कहाँ की बात कर रहे हैं हम बच्चों? पाकिस्तान की। तो अब उसके बाद पाकिस्तान के मीडिया वगैरह ने, मानवाधिकार संगठन ने, इन सब लोगों ने ये कहा कि ये तो बिल्कुल धोखाधड़ी है, जनमत संग्रह धोखाधड़ी है, इसमें बहुत सारी गड़बड़ हुई है। तो फिर अगस्त 2002 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने यानी परवेज़ मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, देखिए आप क्या है मैं बोल रही हूँ, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार क्या था कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है और जो मंत्री परिषद है उसके कामकाज को सुरक्षा परिषद की निगरानी भी करता है। अब बच्चों ऐसे हम आपको बताएंगे कि जो भारत में भी एक संविधान है, जो हमारे देश के सारे कानूनों का संग्रह होता है संविधान में और उन्हीं का पालन हम सबको करना पड़ता है, उसी को संविधान कहते हैं। तो उसने वहाँ पे पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया, प्रांतीय असेंबली बनती है उसको भंग कर दिया। मंत्री परिषद यानी सारे मंत्रियों के, इसको अलग अलग हम आपको फिर अच्छी तरह समझाएंगे। मंत्री परिषद यानी मंत्रियों का समूह जो एक होता है, वो पूरा ग्रुप जो होता है उसको मंत्री परिषद कहते हैं, उसका एक हेड होता है। तो मंत्री परिषद के काजकाज पे जो सुरक्षा परिषद की निगरानी होती है, उसके जितने भी अधिकारी थे वो सब फौजी अधिकारी हो गए, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ एक फौजी ऑफिसर था। इसके बाद से इसके राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों की चुनाव भी कराए, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सारी थी किसके पास थी? परवेज़ मुशर्रफ के पास ही थी। तो इस तरह से पाकिस्तान को लोकतंत्र कह नहीं सकते हम। पाकिस्तान के लोगों को अपने शासकों का चुनाव किया, लेकिन लोगों को राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली में प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन उनके हाथ में कोई शासन नहीं था, कोई शक्ति नहीं थी। ऐसी तानाशाही और राजशाही शासन व्यवस्थाओं में ही होता है। तो इस तरह से ये इसमें सरकार और संसद तो होती है, लेकिन पूरी सत्ता, जो असली सत्ता, गौर कीजिएगा बच्चों, संसद सरकार तो होती है ऐसी सरकारों में, लेकिन जो असली सत्ता होती है वो उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती, इस तरह की सरकार में। तो अब ये हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता हो गई। और पहली विशेषता ये है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। आप एक पेंसिल से और पेन से आप नोट भी कर सकते हैं कि ये हमारे जो हम विशेषताएं आपको पढ़ा रहे हैं विस्तार पूर्वक, इसकी पहली विशेषता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास है। यानी जो हमारी आम जनता होती है, जो चुनती है, वो फैसला करने का अधिकार जिनको हम चुनेंगे उसी प्रतिनिधि के पास होनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। एक स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं हो, एक आज़ाद और निष्पक्ष किस तरह से चुनावी मुकाबला हुआ। इसमें हम आपको 3 देशों के बारे में अलग से एग्जाम्पल देंगे अलग अलग, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चीन के बारे में।
कि चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहते थे। क्या है बच्चों? चीन की संसद को, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप गौर से पढ़िए। चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहते थे। चीन में हर 5 साल बाद चुनाव होता था। आजकल आपको चीन का बहुत नाम सुन रही हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस आपके चल रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये जो कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के वुहान शहर में आया। तो चीन हमारा एशिया महाद्वीप का एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है, और चीन से जो इतनी ज़्यादा हर पेपर हर मीडिया में ये बात दिख रही है, तो इस वजह से आप चीन का नाम तो आपको पता है। तो हम आपको बताते हैं कि चीन में क्या हुआ था। चीन में संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। पूरे चीन में 3000 सदस्य होते हैं। सेना चुनाव करती है। चुनाव लड़ने से पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी लेती है। 2002-2003 के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी और छोटी पार्टियों को चुनाव लड़ने की अनुमति मिली, लेकिन बच्चों गौर कीजिएगा, हमेशा हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही बनी रहती है। चाहे कोई भी पार्टी आए, लेकिन चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही विजय होती है। दूसरा देश है हमारा मैक्सिको। आप देखिएगा स्क्रीन पे, 1930 के बाद मैक्सिको आज़ाद हुआ और वहाँ पे 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए गए। देश में फौजी तानाशाही कभी नहीं आई, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में PRI, एक पार्टी का नाम PRI, एक पार्टी थी, हमेशा यही पार्टी को ही जीत मिलती थी। क्यों? विपक्षी दल में चुनाव का हिस्सा भी नहीं लेते थे, न उन्हें कोई जीत हासिल होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपना के हमेशा PRI ही जीतती थी। सरकारी दफ्तर या जो लोग जैसे ऑफिस में काम करते हैं, उन सबको था कि इस पार्टी की जो भी बैठक उसमें जाना ज़रूरी है, और जो जितने भी जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे, उनके माँ बाप को भी वहाँ पे पार्टी में जाना ज़रूरी है, और उनके माँ बाप को इसी पार्टी को वोट देना, इसके लिए ज़ोर दिया जाता था, इनके लिए उन पे दबाव दिया जाता था। मीडिया भी विपक्षी दल की हमेशा आलोचना करती थी, उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज करती थी। हमेशा जब भी वोट होता था, मतदान होता था, तो मतदान केंद्र में अंतिम समय में मतदान केंद्र को बदल दिया जाता था, जिससे कोई नहीं होते, और PRI अपने उम्मीदवारों पे बहुत खर्च करती थी। तो इस तरह से ये जो हमारे मनपसंद चुनाव क्या होते थे, इनको हम कह सकते हैं कि हमारे तरफ पूरी तरह से ये लोकतांत्रिक चुनाव है? बिल्कुल नहीं। अब लोकतंत्र को हम एक विशेषता बताते हैं कि लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव कराना ही नहीं होता है, चुनाव ही कराना नहीं पर्याय होता है, बल्कि चुनाव में एक या एक से ज़्यादा राजनीतिक विकल्प भी चुनने की स्थिति होनी चाहिए। ये नहीं कि एक पार्टी जीती, जैसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, मैक्सिको की PR पार्टी। आप समझ रहे होंगे बच्चों मैं क्या कह रही हूँ। चीन में हमेशा मैक्सिको पार्टी जीतती थी, और चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी जीतती थी, और मैक्सिमो में हमेशा PRI पार्टी जीतती थी। तो इस तरह से लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याय नहीं होता है, बल्कि चुनाव में एक से ज़्यादा राजनीतिक विकल्पों की स्थिति होनी चाहिए। लोगों के पास ये शक्ति होनी चाहिए कि जो भी शासक दल है उसको गद्दी से उतार दे। इस तरह से लोकतंत्र, ये हमारी एक ये विशेषता हम आपको बता रहे हैं कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पे आधारित होना चाहिए। ये हमारी दूसरी विशेषता है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पे आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो लोगों की जीत हार का सबको समान अवसर मिल सके। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में इन 3 देशों के बारे में हमने आपको अलग अलग उदाहरण देके बताया, चीन के बारे में, मैक्सिको के बारे में, और फिर आगे हम बढ़ते हैं कि लोकतंत्र के लिए जो भी संघर्ष होता है वो हमेशा सार्वभौम वयस्क मताधिकार होता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या है बच्चों? हर वो व्यक्ति जो किसी भी जाति का हो, किसी भी आयु का हो, और 18 वर्ष की आयु होने के बाद हर वो व्यक्ति जो किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, उसे वोट देने का अधिकार है। इसको पूरी दुनिया में मान लिया गया है।
लेकिन फिर भी इसमें कुछ अपवाद हैं, हम आपको उसके बारे में बताते हैं कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, उसके बाद औरतों को मिला। रूसी अल्पसंख्यक समाज में लोगों को मतदान देने का अधिकार बहुत मुश्किल से मिलता था। फिजी में चुनाव प्रणाली जब होती थी तो वहाँ पे भारतीय मूल के जो लोग रहने वाले थे उनके वोट का महत्व फिजी नागरिकों से भारतीय मूल उन लोगों का महत्व ज़्यादा था, और भारतीय मूल के जो फिजी नागरिक थे उन लोगों का मूल्य बहुत कम था। तो इस तरह से ये लोकतंत्र की तीसरी विशेषता होना चाहिए कि लोकतंत्र राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांतों पे आधारित होना चाहिए। ये लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। बच्चों, ये लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अब इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और हम जिक्र करते हैं जिम्बाब्वे देश के बारे में। जो आप देख रहे हैं, जिम्बाब्वे देश जो है उसको 1980 में जो अल्पसंख्यक गोरों का शासन था उनसे उनको आज़ादी मिली। अब इस देश के बारे में आप देखिए, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि उस देश पे भी एक जो पार्टी थी उसका नाम था जानू-पीएफ। जिम्बाब्वे देश की बात हम कर रहे हैं। उस देश में जो पार्टी थी उस पार्टी का नाम था जानू-पीएफ, जिसने स्वदेश के स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत आगे बढ़ी थी। और 1980 में जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ था और उसका नेता रॉबर्ट मुगाबे था। कौन सा नेता? उसका नेता रॉबर्ट मुगाबे। और आप इस जो भी मैं पढ़ा रही हूँ हर पैराग्राफ से, हर पॉइंट जितना भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो आपकी बुक में है, हर पैराग्राफ से मैं आपको क्वेश्चन बनाऊंगी और आपको क्वेश्चन उसको सॉल्व करने का होना चाहिए, क्योंकि पैरा वाइज हर क्वेश्चन आपको बोर्ड में आगे चल के आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए कि अगले साल आप 10th में जाएंगी तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो किस तरह से चैप्टर के हर पैरे के अंदर से क्वेश्चन कैसे तैयार किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे जिम्बाब्वे की कि 1980 में अल्पसंख्यक गोरों को शासन से उन्हें मुक्ति मिली और उनका जो नेता था वो रॉबर्ट मुगाबे था। चुनाव नियमित रूप से होते थे और हमेशा जानू-पीएफ दल को ही जीतती थी। राष्ट्रपति मुगाबे वो बहुत ही लोकप्रिय था और लेकिन चुनाव में बहुत गलत तरीके अपनाता था। आज़ादी के बाद से उसने संविधान में बदलाव कर दिया और राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि कर दिया। विपक्षी दलों के कार्यकर्ता जो भी थे उनको परेशान किया जाता था, उनकी सभा में गड़बड़ी कराई जाती थी, सरकार विरोधी प्रदर्शन पे आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकारों को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पे सरकारी नियंत्रण था। बच्चों, आपको मालूम है प्रेस हमेशा आज़ाद रहती है। लोकतंत्रात्मक शासन में प्रेस हमेशा आज़ाद रहती है। अपनी उनकी जो भी मर्ज़ी है, अपने अखबार में जो जिनको निकालना है, मीडिया में जैसा कि आजकल टीवी में आप देख रहे हैं, जिस माध्यम से भी जनता को अपनी बातें पहुंचाना है पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस वक्त की हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं जो जिम्बाब्वे में टेलीविज़न और रेडियो पे सरकारी नियंत्रण था और सिर्फ शासक दल को ही विचारों को प्रसार किया जाता था। अखबार स्वतंत्र थे लेकिन सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे। सरकार की आलोचना करने में उन्हें बहुत पत्रकारों को परेशान किया जाता था। तो अंत में क्या हुआ, सरकार ने कुछ ऐसे वजह हुई कि उन्हें 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। तो अब मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोकतंत्र नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। रॉबर्ट मुगाबे बहुत ही अच्छा लोकप्रिय नेता था लेकिन उसकी जो भी काम थे वो अलोकतांत्रिक थे। तो लोकप्रिय नेता भी तानाशाह होता है। इसलिए अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो हमें चुनाव पे नज़र देना पड़ेगा। सरकार के लिए इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के अधिकारों के आदर करे।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कि सरकार को चाहिए कि हमारे बुनियादी अधिकारों का आदर करे, सोचने की, राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और इन अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार मनमानी इसलिए नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे कुछ बुनियादी तरीकों का पालन करना पड़ेगा। और इस तरह से हम लोकतंत्र की चौथी और विशेषता के बारे में आपको बता रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। और इस तरह से लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो हमारी स्पष्ट हो गई चारों विशेषताओं के द्वारा। चौथी विशेषता हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के पीछे काम करती। तो ठीक है बच्चों, आज ये तो आप हम लोगों ने पढ़ा लोकतंत्र क्या। अब आपको नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगी कि लोकतंत्र क्यों, उसके बारे में। और अब इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, इस पार्ट के इस पोर्शन को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ लोकतंत्र क्या। और नेक्स्ट क्लास इसी के बाद से मैं कुछ क्वेश्चन लिखूँगी और वो आपको क्वेश्चन अपनी कॉपी होमवर्क कॉपी में कर लेना है। और नेक्स्ट सेशन में आपको लोकतंत्र क्यों के बारे में बताऊँगी। थैंक यू।